हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दी लॉ कॉग्निशन। आज हम इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन एक्ट 19 और 8 के वो सारे रेलेवेंट सेक्शंस को कवर करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड विद द सेशन। अब बिफोर स्टार्टिंग अप विद द सेक्शंस लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहले हम देखते हैं कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, क्यों हमें लाने की ज़रूरत पड़ी। तो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो आया था वो 1864 में आया था। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या 1864 के पहले हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं था? तो आंसर इज़ नो, वी वर हैविंग, मतलब देयर वर सेवरल अदर एक्ट्स, बहुत छोटे 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 डिफरेंट डिफरेंट इनैक्टमेंट्स थे जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग डील करते थे। तो फर्स्ट टाइम 1864 में वो सारे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स को, सारे छोटे छोटे इनैक्टमेंट्स को मर्ज करके एक्ट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं थे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1864। ठीक है, उसमें जो था वो पहली बार रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को कॉन्सेप्ट को लेके आया गया एंड देन उन्होंने सारे जितने भी पुराने इनैक्टमेंट्स थे उनको कंसोलिडेट किया। ठीक है, अब इसके बाद भी हमारे एक्ट में दो बार अमेंडमेंट्स आई है, दैट इज़ 1871 में अमेंडमेंट आई, फिर 1877 में अमेंडमेंट आई। उसके बाद फाइनली 19 और 8 में हम न्यू एक्ट लेके आए जिसको हम बोलते थे द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 19 और 8। अब द क्वेश्चन इज़ कि उस टाइम तो हम द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलते थे, अब है द रजिस्ट्रेशन एक्ट 19 और 8। तो द वर्ड इंडियन का क्या हुआ? ठीक है, तो जो वर्ड इंडियन था उसको ओमिट कर दिया गया था 26 दिसंबर 1969 को, और उसके बाद से जो हमारा एक्ट का नाम है वो है द रजिस्ट्रेशन एक्ट 19 और 8। ठीक है, अब जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो राइट इन रेम है, दैट मीन्स राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, इट्स नॉट राइट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। ठीक है, अब अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का मतलब बेसिकली ये हुआ कि कोई भी आप कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो। अब कौन रजिस्टर करेगा? वो ऑफिसर जो अपॉइंट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो जब आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये जो एक्ट है उसमें टोटल सेक्शन 93 है एंड आउट ऑफ विच दो सेक्शन जो है वो रिपील हो चुके हैं, और ये जो एक्ट है वो टोटल 15 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन। जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे वो सारे हम डील करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो सेक्शन 1 जो है वो आपका बात करता है इनैक्टमेंट, एक्सटेंट एंड टाइटल ऑफ द एक्ट का। ठीक है, तो टाइटल तो हो गया हमारा द रजिस्ट्रेशन एक्ट 19 और 8, जैसे अभी हमने देखा। कब ये कमेंस हुआ था और कब ये इनैक्ट हुआ था? इनैक्टमेंट और कमेंसमेंट अलग होता है। इनैक्टमेंट बेसिकली मतलब कब ये एक्ट को इनैक्ट किया गया, बनाया गया। कमेंसमेंट कब इसको इन्फोर्स किया गया। तो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसको इनैक्ट किया गया था 18 दिसंबर 19 और 8 को, और ये कमेंस हुआ है कब से? 1 जनवरी 19 और 9 से। ठीक है, और ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया। Earlier, prior 2019, it was not covering जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट कहीं चाहे तो वो उसको डिसकंटिन्यू करने बोल सकता है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर पे ये एक्ट पहले से ही कंटिन्यू चलता आ रहा है, वहाँ पे 2019 में कोई अमेंडमेंट इस एक्ट के अंदर नहीं आई है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल हेयर। ओके, नाउ प्रोसीडिंग अहेड विद द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 2 विच इज़ अ डेफिनेशन क्लॉज। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो टोटल 10 डेफिनेशंस है, जिसमें से हम बेसिकली नाम वाइज ही अगर हम देखेंगे, विल जस्ट रिकॉल द डेफिनेशन सारे बिकॉज दीज आर वेरी इजी डेफिनेशन। 2 की जो फर्स्ट क्लॉज है, फर्स्ट आपका सबसेक्शन है, वो बात करता है एडिशन का डेफिनेशन के बारे में, जिसने बोला है कि अलॉन्ग विद द नेम आप क्या क्या चीज़ें और ऐड करते हो, दैट इज़ प्लेस, प्रोफेशन, ट्रेड, टाइटल। ठीक है, द सेकेंड डेफिनेशन इज बुक का डेफिनेशन। तो बुक इज़ बेसिकली व्हाट, जो रजिस्ट्रार के पास बुक होती है, दैट इज़ बुक। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन इज डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? बेसिकली ये स्टैब्लिश कौन करता है? ये आपको स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है। ठीक है, कोई एक एरिया को डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, बाई वो कैसे डिसाइड करते हैं? बाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और वो ऐसे देखते हुए
स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। फोर्थ डेफिनेशन इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है? जिला न्यायालय, जहाँ पे बेसिकली आपके केसेस को सुनी जाती है, केसेस आपके रिजॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। देन कम्स फिफ्थ डेफिनेशन, दैट इज इंडोर्समेंट एंड इंडोर्स्ड। बेसिकली उसका मतलब क्या हुआ? आप उसको क्या कर रहे हो? साइन कर रहे हो, इंडोर्स कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। देन कम्स योर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है वो क्या दिया है इन्होंने? इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी? लिस्ट है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंस, या फिर राइट्स अगर आपके ऐसे है, राइट टू वेज, लाइट्स, फिशरीज, तो ये सारी जो आपकी राइट्स है। और अगर कोई बेनिफिट अराइज हो रहा है आउट ऑफ लैंड, या फिर कोई चीज़ परमानेंटली फास्ट एंड या रूट एंड है आपकी अर्थ से, तो वो सारी चीज़ें आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कवर हो जाएगी। बट 3 चीज़ें ऐसी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कवर नहीं होती है, दैट इज स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस। ये हमने आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ा है। तो ये आपकी तीनों चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 26A विच टॉक्स अबाउट इंडिया, ठीक है। इंडिया इंक्लूड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे डाला है। अब सेक्शन 2 का सब सेक्शन 7 जो है वो आपको बात करते हैं लीज़ का। लीज़ मतलब लीज़ में जब हम देते हैं आपकी प्रॉपर्टी हो गई या कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया जिसको हम लीज़ पे दे रहे हैं, किराए पे देते हैं, ठीक है। 8 आपको माइनर का डेफिनेशन बताता है। माइनर के डेफिनेशन में यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन एक्ट में वो ये है कि हम माइनर यहाँ पे आपके पर्सनल लॉज के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। आपकी जो माइनॉरिटी की एज सक्सेशन एक्ट में या फिर इंडियन रूल में है वो आपका नहीं अप्लाई होगा। पर्सनल लॉज के अंदर जो भी आपकी माइनॉरिटी मेजॉरिटी की एज है उसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे वेदर द पर्सन इज माइनर और मेजर, ठीक है। 2 का 9 जो है दैट इज सबसेक्शन 9 दैट टॉक्स अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो गई? विच इज़ नॉट इमूवेबल, सिंपल। एंड 2 का 10 टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। I hope I'm clear with the definition clause. Then I'll move ahead with part 2. पार्ट 2 जो है वो बेसिकली आपको बात करता है रजिस्ट्रेशन स्टैब्लिशमेंट की। इसमें से आपके कुछ सेक्शंस जो है वो रिपील्ड भी है, जैसे कि 2 सेक्शन दैट इज सेक्शन 4 एंड सेक्शन 9, ये आपकी रिपील कर दी गई है। और इसको अब ईजी वे में समझने के लिए हम एक चार्ट बना लेंगे जिससे आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 8 तक। स्टेट गवर्नमेंट होती है जिनके पास सारी पावर होती है अपॉइंट करने की और इस्टेब्लिश करने की। अब क्या अपॉइंट और क्या इस्टेब्लिश करने की, तो सेक्शन 3 आपको बोलता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन को अपॉइंट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। सेक्शन 4 हमारा ओमिट है। सेक्शन 5 आपको बताता है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट को इस्टेब्लिश करने की भी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। अब सेक्शन 6 क्या बोलते हैं? सेक्शन 6 बोलते हैं रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार जो अपॉइंट होते हैं वो भी कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सेक्शन 7 क्या बोलता है? जो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के ऑफिसेज है उसको कौन स्टैब्लिश करेगा? वो भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और लास्ट सेक्शन 8 क्या बोलता है? सेक्शन 8 बोलता है जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नॉट इंस्पेक्टर जनरल सॉरी इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जो होंगे वो उनको कौन अपॉइंट करेगा? उनको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट और स्टैब्लिशमेंट का जो डोमेन है, जो पावर दी गई है, दैट इज विद स्टेट गवर्नमेंट हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए, ठीक है। अब सेक्शन 9 जो है वो ओमिट कर दिया गया है। नाउ कम सेक्शन 10। अब सेक्शन 10, 11 और 12 जो है वो आपकी एक तरह से एब्सेंस ऑफ पर्सन इन अथॉरिटी की बात करते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन एब्सेंट है तो क्या होगा? तो सेक्शन 10 कौन से पर्सन के एब्सेंट की बात करते हैं? वो बोलता है कि अगर आपका रजिस्ट्रार एब्सेंट है या फिर उनकी ऑफिस जो है वो वेकेंट है तो क्या होगा? तो एक तो नॉर्मल सिचुएशन है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, या फिर अगर वो जो आपका जिस स्टेट का जिस डिस्ट्रिक्ट का बेसिकली रजिस्ट्रार है वो डिस्ट्रिक्ट आपके प्रेसिडेंसी टाउन को भी इंक्लूड करती है और रजिस्ट्रार आपका एब्सेंट है, तो वो जो एब्सेंट का पीरियड है उसको उस टाइम पे आईजी जो होंगे वो अपॉइंट कर देंगे कोई पर्सन को, ठीक है। लेकिन अगर आईजी फेल हो जाते, दैट इज़ इंस्पेक्टर जनरल फेल हो जाते हैं अपॉइंट करने के लिए, तो इन दैट केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगी वो आपकी क्या बन जाएगी? रजिस्ट्रार बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगी, ठीक है। और वो कब तक के लिए बनेगी? टिल द टाइम न्यू रजिस्ट्रार अपॉइंट नहीं हो जाता या फिर वो जो छुट्टी पे गया था वो रजिस्ट्रार वापस नहीं आ जाता, ठीक है। ये रजिस्ट्रार की बात थी। सेक्शन 11 बात करते हैं वो रजिस्ट्रार एब्सेंट है जो ऑन ड्यूटी है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो जाने से पहले एक सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट करके चल जाएगा
ताकि वो जो सब रजिस्ट्रार है वो उनके ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके इन हिज एब्सेंस। ठीक है, अब सेक्शन 12 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 12 क्या बोलता है कि अगर सब रजिस्ट्रार ये एब्सेंट है या फिर अगर उसकी ऑफिस वेकेंट है तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब रजिस्ट्रार जो है वो अपॉइंट करेगा। ठीक है, कि जब तक सब रजिस्ट्रार नहीं आता, कोई एक पर्सन को उन्होंने अपॉइंट कर दिया और वो उनकी वैकेंसी को फिल कर देंगे। ठीक है, अब जो ये अपॉइंटमेंट हुआ है सेक्शन 10, 11, 12 में, अभी जैसे हमने अर्लियर पढ़ा था कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स और इस्टेब्लिशमेंट है वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन हमने 10, 11, 12 में क्या पढ़ा, या तो रजिस्ट्रार ने कर दिया या आईजी ने कर दिया, है ना। तो अब ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा हमें स्टेट गवर्नमेंट को, और ये रिपोर्ट कौन करेगा, ये रिपोर्ट होगी बाय इंस्पेक्टर जनरल। यही आपकी बोली गई है सेक्शन 13 में। ठीक है, अब सेक्शन 14 क्या बोलता है, सेक्शन 14 आपको बोलता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। मतलब अब जो भी ये रजिस्टरिंग ऑफिसर्स है उनका एस्टैब्लिशमेंट कहाँ होगा, कौन करेगा, दैट वुड बी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन 15 हमारा बात करता है सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। अब जितने भी रजिस्टरिंग ऑफिसर्स हैं हमारे, सब रजिस्ट्रार है, उनके पास एक सील होगी। ठीक है, जो आपकी इंक्रिप्टेड होगी, किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, या फिर अगर कोई भी लैंग्वेज जो आपका स्टेट गवर्नमेंट बोलता है उसमें वो इंक्रिप्टेड होगी, और उस वही आपका सील जो होगा वो प्रैक्टिस में होगा। ठीक है, सेक्शन 16 हमारा बात करता है रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस। अब ये क्या होता है, रजिस्टर बुक्स और फायर बॉक्स जो है हमारा फायर प्रूफ बॉक्स है, वो आपको बेसिकली पहले प्रोवाइड कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, जनरल रूल। उसके बाद ये रजिस्टर बुक्स होती क्या है, बेसिकली जहाँ पे रजिस्ट्रार अपने सारे कंटेंट्स को लिखता है, मेंशन करता है सारी बातें को, दैट इज़ रजिस्टर्ड बुक्स। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे वो बेसिकली रजिस्टर कर रहे हैं सब चीज़ें। और फायर प्रूफ बॉक्स क्या होती है, फायर प्रूफ बॉक्स हो गई जहाँ पे उसने सारी डॉक्यूमेंट्स को रखा है। अब जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने आते हैं, ऑब्वियसली पहले आपकी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ली जाएगी। ठीक है, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स को वो एक शेल्फ बोल दो या बॉक्स बोल दो, उसमें रखते हैं। और वो जो होता है वो फायर प्रूफ होता है, ताकि अगर इनकेस कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाए, फायर कहीं लग जाए, वो जो होगी वो सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो फायर प्रूफ बॉक्सेज आपको कौन प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, देन कम्स हमारा सेक्शन 16A। सेक्शन 16A जो है वो क्या बात करता है, कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपीज एंड डिस्केट्स। ठीक है, वो बेसिकली आपको कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप ई फॉर्म में भी जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रखो। ठीक है, आई होप टिल हियर यू गाइज डोंट हैव एनी डाउट। ओके, नाउ आई एम मूविंग अहेड विद सेक्शन 23। ठीक है, अब हम पहले सेक्शन 23 देखेंगे जो बात करता है हमारा टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर हम टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो अगर हमारा जो लिमिटेशन पीरियड है वो कैसे कैलकुलेट होगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, सेल से, मॉर्गेज से, लीज से, या फिर और अगर कोई भी मेथड है। ठीक है, तो आप जब अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो तो द डे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, तब से ट्रांसफरी के पास 4 मंथ्स का टाइम पीरियड होगा कि वो रजिस्टर करके उसको एग्जीक्यूट करवा ले। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल 4 मंथ्स का टाइम पीरियड। अब क्या ये 4 मंथ्स के बाद हमें कभी कोई एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, तो 23 को हम रीड करेंगे सेक्शन 25 के साथ, जो बोलता है कि नहीं, आपको एक्सटेंशन मिल सकता है फर्दर 4 मंथ्स के लिए, बट 2 सिचुएशन अगर फुलफिल हो रही होगी, वो है एक अर्जेंट नेसेसिटी और दूसरा अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट। इन दोनों में से अगर कोई भी सिचुएशन है तो वो जो 4 मंथ्स का पीरियड था वो फर्दर 4 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और आप फर्दर 4 मंथ्स के अंदर रजिस्टर करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज और है, वो ये है कि अगर आपको एक्सटेंशन मिला है तो वहाँ पे ऊपर आपका जो फाइन आपके ऊपर लगा सकते हैं, मतलब जो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होगी वो मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ द प्रॉपर फीस जो आपकी है। ठीक है, जैसे अगर अगर आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फ़ीस सपोज करो आप मान लो 500 है, तो अगर आप एक्सटेंडेड फॉर्म में जा रहे हो, मतलब अगर आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो रहा है, तो 500 का 10 टाइम्स तक वो आपसे डिमांड कर सकते हैं एज योर रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, 10 टाइम्स इज द मैक्सिमम लिमिट। ओके, नाउ मूविंग अहेड विथ सेक्शन 23A विच टॉक्स अबाउट री रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई एरर हो गया है या फिर कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप री रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, लेकिन उसमें भी टाइम पीरियड है। वो ये है कि द मोमेंट यू हैव गॉट टू नो द नॉलेज, द मोमेंट यू आर अवेयर कि ये मिस्टेक है, ये एरर है, तब से लेकर 4 महीने के अंदर अंदर तक में आपको री रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो रहा है या अगर कुछ भी एरर हो रहा है तो आप री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है,
और जो री रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये कि अगर हमने री रजिस्ट्रेशन करवाया तो क्या जिस डेट से हम री रजिस्ट्रेशन करवाए वो डेट हमारा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन डेट हो जाएगा या फिर जिस टाइम हमने पहले करवाया था। तो द आंसर वुड बी जो हमारा पहले का डेट था वही हमारा रजिस्ट्रेशन डेट रहेगा। ठीक है, और जो री रजिस्ट्रेशन हमने करवाया उसका एग्जैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो री रजिस्ट्रेशन है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विथ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका सेक्शन 28 में दिया और बोला है कि कहाँ आप रजिस्टर कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो सिंपल रूल ये है कि जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है जिसके रिगार्डिंग में आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो, वही एक प्लेस होगी जहाँ पे आप रजिस्टर करवा सकते हो। अगर सपोज करो कि दोनों पार्टी अग्री भी कर जा रही है कि हम दोनों मिलके अग्री कर गए कि हम कोई तीसरे प्लेस में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज दिस इज़ हार्ड एंड फास्ट रूल कि जहाँ प्रॉपर्टी है वहीं पे रजिस्ट्रेशन होगी। दोनों पार्टीज़ की विलिंगनेस से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विथ पार्ट 6, दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 32 to 35 विच टॉक्स अबाउट प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। अब हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने होते हैं, कैसे प्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 32 जो है वो हमारा बात करता है पर्सन्स टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। बेसिकली मतलब कौन अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो या तो ट्रांसफरी खुद अप्लाई करेगा, या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर जिसको ट्रांसफरी ने असाइन किया, या फिर थर्ड पर्सन दैट इज़ द एजेंट ऑफ ट्रांसफरी। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि एजेंट ऑफ ट्रांसफरी कब आएगा। एजेंट ऑफ ट्रांसफरी को अगर हम पढ़ेंगे तो उसको हम सेक्शन 33 के साथ रीड करते हैं, जो हमारा बोलता है सेक्शन 33 क्या बोलता है कि जिसके पास स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होगी वही आपका क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अगर हम एजेंट को ला रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो उनको हम कैसे लाएंगे, बाई स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, अब किस किस सिचुएशन में एजेंट आ सकता है, बेसिकली कब ट्रांसफरी नहीं आ रहा है एजेंट आ रहा है, तो वो जो सिचुएशन है वो ऐसी 5 सिचुएशन है। ठीक है, जब आपका एजेंट आता है, पहला जब बॉडली इन्फॉर्मिटी हो, दूसरा प्रिंसिपल इज इन जेल, तीसरा पर्सन को एग्जेम्प्ट कर दिया है लॉ से कि आप पर्सनल अपीयरेंस कोर्ट में नहीं देंगे, चौथा अगर प्रिंसिपल एनआरआई है, और पांचवा अगर प्रिंसिपल आउट ऑफ इंडिया है। तो ये 5 कंडीशंस में क्या होगा, एजेंट जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन करवाने आ सकता है, लेकिन बाई स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, सेक्शन 33 हमने देख लिया है। सेक्शन 32A, सेक्शन 32A क्या बोलता है, सेक्शन 32A आपका बात करता है कंपलसरी अफिक्सिंग ऑफ फोटोग्राफ। बेसिकली जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहे हो तो आपको एक फ़ोटोग्राफ अफिक्स करना कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, सिंपल। सेक्शन 35 हमारा क्या बात करता है, वो बोलता है इंक्वायरी फॉर रजिस्ट्रेशन इज डन बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। अब जब हमने सारी डॉक्यूमेंट्स दे दी तुरंत तो वो रजिस्टर कर नहीं देंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्ज है या क्या है, वेदर दैट इज़ ट्रू और वेदर आई एम एक्चुअली दी ओनर और नॉट व्हाटसोएवर। वो सारी जितनी भी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है इंक्वायरी का वो सारा कौन करेगा, रजिस्टरिंग ऑफिसर करेगा। और जैसे ही कंडीशंस मेंशन्ड है, जो प्रोसीजर मेंशन्ड है उसको कंप्लाई करते हुए वो पूरी रजिस्ट्रेशन की इंक्वायरी करेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के पहले। अब सेक्शन 35 बोलता है प्रोसीजर ऑन एडमिशन एंड डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन रिस्पेक्टिवली। अब जब इंक्वायरी कर ली उसके बाद 2 कंडीशंस बनते हैं। ठीक है, या तो हमारा वो एडमिट कर लेगा और रजिस्ट्रेशन कर देगा, तो जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा अंडर सेक्शन 60। दिस इज सिंपल। लेकिन अगर डिनाइल हो रहा है, अगर डिनाइल हो रहा है तो कौन से सिचुएशन में डिनाइल होगा, पहला अगर जो पर्सन है जो एग्जीक्यूट करना चाह रहा था डीड, वो या तो डेथ हो जाती है उसकी, या फिर उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और बोलते हैं कि हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन जो एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा था वो खुद ही पलट जाता है कि नहीं अब मुझे एग्जीक्यूट नहीं करवाना। तीसरा अगर वो पर्सन जो है वो ल्यूनेटिक, इडियट और माइनर है, तो इन दीज सिचुएशन क्या होगा, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो आपका डिनाइल कर देगा रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, अब अगर ये डिनाइल हुआ है और ऑब्वियसली एक पार्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो जो पार्टी सेटिस्फाई नहीं होगी वो कहाँ जाएगी, वो अपील में जा सकती है। और अपील के जो प्रोविजंस हैं वो हमारे पार्ट 12 में दिए हुए। ठीक है, सेक्शन 71 to 77। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस को तो हम नहीं कवर करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हम उसको देख लेते हैं। सेक्शन 71 जो है वो बात करता है क्या, कि हम जब रिफ्यूज़ कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो हम उसके साथ रीज़न भी मेंशन करेंगे कि हमने क्यों रिफ्यूज़ किया। ठीक है, दैट इज़ सेक्शन 71।
और ये जो रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल है उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, सब रजिस्ट्रार बुक नंबर 2 में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, इन राइटिंग। लेकिन आप एक कंडीशन में आपको एक्सेप्शन दिया है कि आपको रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, या आपको कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या, वो ये है कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के बाहर का मैटर है, बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट जुरिस्डिक्शन, अगर आपकी जुरिस्डिक्शन का मैटर ही नहीं है, रॉन्ग जुरिस्डिक्शन में को केस आया है, ठीक है, तो इन दैट केस आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेक्शन 72 और 73 आपको बात करता है अपील के रिगार्डिंग, जो बोलता है 72 आपको बात करते हैं अगर अपील में आया है मैटर ऑन द ग्राउंड अदर देन डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए डिनाइल नहीं हुआ है, कोई दूसरे कारण से आप अपील में आए हो। और 73 आपको बात करते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अदर देन ग्राउंड ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन जो हमारा 72 में है वो क्या हो सकता है, या तो कुछ बहुत ज़्यादा ही एरर थे, बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट था, ठीक है, तो और भी कोई भी रीजंस हो सकते हैं, अनड्यूली स्टैम्प्ड थे, ठीक है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन थी, ये अगर सिचुएशन है तो आप अपील में आओगे कि नहीं आओगे। तो द आंसर वुड बी, कुछ सिचुएशंस में हम आते हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा एरर है, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा है जिसके कारण उन्होंने हमारा डिनायल कर दिया है, या तो हमने प्रॉपर सब चीज़ें दी थी, फॉर्ज था डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्स एवर बी द रीज़न, उनको लगा फॉर्ज, ठीक है, अगर पूरी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है और अगर उन्होंने डिनाइल कर दिए है अदर देन एग्जीक्यूशन का ग्राउंड है, तो हम विद इन 30 डेज़ क्या कर सकते हैं, अपील के लिए जा सकते हैं, ठीक है। 30 डेज ऑफ ऑर्डर, जिस दिन से ऑर्डर आया उस दिन से 30 दिन के अंदर हम अपील के लिए जा सकते हैं। लेकिन 2 रीज़न है जहाँ पे हम अपील के लिए नहीं जाएंगे, अभी जैसे मैंने बोला भी था ऑप्शंस में, अनड्यूली स्टैम्प्ड और इनकम्प्लीट अगर आपकी एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप अपील के लिए नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब जब हम अपील में आए हैं और अब एपेलेट कोर्ट सेटिस्फाई होगी, मतलब रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हो गया कि नहीं ये जो सब रजिस्ट्रार ने डिनाइल किया है दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, तो वो ऑर्डर कर देगी सब रजिस्ट्रार को कि भैया आप जो है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर दो, और अब जो सब रजिस्ट्रार है वो बाउंड हो जाएंगे उसको रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। 73 में भी सेम चीज़ है जो आपकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड ऑफ डिनाइल है वो एग्जीक्यूशन है, बट दिस ऑल्सो गिव्स दी सेम टाइम पीरियड, 30 दिन के अंदर हमें क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कम्स हमारा पार्ट 3 विच टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स एंड नॉन रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कहाँ पे हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है और कहाँ पे हमारा ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है। तो सेक्शन 17 जो है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है और सेक्शन 18 जो है वो ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेक्शन 17 देखें तो कुछ कंडीशन, मतलब कुछ पॉइंटर्स दिए हुए जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेट होती है, आउट ऑफ विच इट कुड बी गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर अगर कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट जिसकी एक्नॉलेज रिसिप्ट या फिर पेमेंट और जो कंसिडरेशन जितना भी है वो जो है आपका मैंडेट अगर होता है, ठीक है, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी को लीज में दे रखी है, या फिर कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है और उसको अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, और या फिर कोर्ट ने क्या बोलते हैं ऑर्डर पास किया है, या फिर कोई भी अवार्ड इशू किया है, ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेट हो जाता है। अब अगर हम देखें कहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल का अगर हम देखें तो वो 18 में मेंशन है, और इट वुड बी जस्ट एन अपोजिट क्लॉज, जहाँ पे अगर आपकी जो गिफ्ट है या फिर जो भी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ लेस देन 100 है, ठीक है, लीज जो है वहाँ पे 1 ईयर से अबव था, यहाँ पे 1 ईयर से कम की अगर लीज है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको लीज करवाना ज़रूरी नहीं है, एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर वो आपका सेक्शन 17 के अंदर कवर नहीं हो रहा है तो आप 18 के अंदर आ जाओगे, एंड दैट मीन्स कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेट नहीं है, ठीक है, इट्स एन ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। नाउ मूविंग अहेड विद सेक्शन 18A जो आपका बात करता है डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन टू बी अकम्पेन्ड बाय ट्रू कॉपी। अब जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हो तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लाओगे वो जो होगा आपका ट्रू कॉपी होगा, वो आपका ओरिजिनल होगा, ठीक है। सेक्शन 19 हमारा बात करता है डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर, मतलब अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स लाए हो वो रजिस्टरिंग ऑफिसर के लैंग्वेज के परे है, ओके, मतलब रजिस्टरिंग ऑफिसर के लैंग्वेज और आपकी डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज इंटायरली डिफरेंट है, उसको समझ ही नहीं आ रहा आपके डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, ओके, तो इन दैट केस व्हाट इज़ दी सॉल्यूशन, रजिस्टरिंग ऑफिसर चाहे तो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है, या फिर अगर आप ट्रांसलेशन का मतलब अगर आप उसको ट्रांसलेट करके उस कॉमन लैंग्वेज में लेके आ जाते जो उस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो फिर आपको ट्रू कॉपी के साथ अटैच करके
एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज रजिस्टरिंग ऑफिसर चाहे तो उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 20 हमारा बात करता है डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इंटरलिनिएशंस, ब्लैंक्स, एरर्स और ऑल्टरेशंस। मतलब अगर बहुत ज़्यादा एरर्स है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लैंक है पेज, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी ऑल्टरेशन करेक्शंस किए हुए हैं आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स में, तो रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर है वो रजिस्टरिंग ऑफिसर बेसिकली जो है वो क्या करेगा, रिफ्यूज़ कर सकता है। इट इज़ द डिस्क्रिशन नॉट मैंडेटरी प्रोविजन, चाहे तो रिफ्यूज़ कर सकता है, ठीक है। और 19 में जो हमने पढ़ा था दैट वाज शैल, ओके, शैल प्रोविजन। और अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन 21 विच टॉक्स अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैप्स और प्लान्स। बेसिकली जब भी आप जाओगे रजिस्ट्रेशन करवाने, आपको अपनी प्रॉपर्टी का एक बेसिक मैप और प्लान बताना होगा, बना के देना होगा, सबमिट करना होगा, ठीक है। 21 ये आपका बात करते हैं नो रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विदाउट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपका नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है उसकी रजिस्ट्रेशन आपकी कब नहीं होगी, बेसिकली उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैंडेट क्राइटेरिया है वो क्या है कि आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कौन करता है, वो इशू करते हैं हमारे डिप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। मूविंग अहेड, सेक्शन 22 विच इज़ द लास्ट सेक्शन फॉर टुडे, which talks about description of houses and land by reference to government maps और सर्विस। मतलब आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा गवर्नमेंट मैप्स और सर्विस के अकॉर्डिंग भी कि आपका प्रॉपर्टी या आप जिस डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाने आ रहे हो वो कहाँ पे सिचुएट है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन है उसका, ठीक है। अब अगर आप देखोगे 21 और 22 में डिफरेंस क्या है, तो 21 और 22 में डिफरेंस ये है कि वो आप डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी दे रहे हो, प्रॉपर्टी के अंदर की आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, मैप और प्लान्स दे रहे हो कि ये ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा, ये ऐसी चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ यहाँ रहेंगी, ये चीज़ वहाँ रहेंगी। 22 में हम डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट मैप्स दे रहे, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस एंड हेयर वी आर डन विद द रजिस्ट्रेशन एक्ट। हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कवर कर लिए हैं। आई होप आई एम नॉट लिविंग एनी सेक्शन। और हमने बहुत क्विक एक रिविजन कर लिया रजिस्ट्रेशन एक्ट का। आई होप दिस वुड बी एन हेल्पफुल session for you guys. If there is any doubt, do message me and I'll revert back to you. Okay, I am done with the session. Thank you. Bye bye. Take care.